क्या कर रही है? इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि, इसको पढ़ लिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद जो है कि कौन सी संधि? जस्त्व संधि। कौन सी संधि? जस्त्व। जस्त्व संधि को हम लोगों ने पढ़ा, जिसका विधायक सूत्र क्या था? झलाम जसवंते, यही था ना? तो ये सब कैसे याद होगा भाई? तो झलाम जसवंते यानी कि जितने भी झल वर्ण हैं वो किस में परिवर्तित हो जाएंगे? जस में, है ना? तो झल में 4 3 2 1। एक बार मैं पुनः रिवीजन कर देता हूँ, जो नए लोग होंगे वो लोग भी समझ लेंगे एक बार। तो इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने जस्त्व संधि को पढ़ा, जस्त्व संधि को पढ़ा। जिसका सूत्र क्या था? झलाम झलाम जसोवंते, झलाम जसोवंते यानी कि झल वर्ण का, है ना? झल वर्ण का, झल वर्ण का जस वर्ण में परिवर्तन, जस वर्ण में परिवर्तन, यही नियम था। अब झल के अंतर्गत 4 3 2 1 ये प्रत्येक वर्ग का, है ना? प्रत्येक वर्ग का चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला वर्ण। और जस में क्या था? प्रत्येक वर्ग का केवल तीसरा वर्ण, है ना? प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण। अब एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे जगत धन ईश, है ना? क्या था? जगत धन ईश था। तो ये देखिए तीसरा है ना? नहीं, ये तो उसमें चला गया ना हो। हाँ, ये आएगा इसमें, ये तो चला जाएगा आपका क्या नाम है उसका? इसके पहले जो बताया गया था जस्त्व संधि पहले क्या था? इष्टुत्व संधि हो जाएगा वो, है ना? तो इसका जैसे कि सतधन आनंद हो गया, है ना? जैसे सतधन आनंद, यहीं पर कल क्लास भी समाप्त हुआ था कि सतधन आनंद का जो विच्छेद था। तो ये तो देखिए पहला वर्ण है, ये पहला वर्ण है तो था, है ना? और ये अपने ही वर्ग किस में बदल जाएगा? ये तीसरे में। तो क्या हो जाएगा? ये द हो जाएगा। तो ये हो गया स, और इस पर आ की मात्रा और नंद हो गया। तो ये क्या हो गया? सदा नंद हो जाएगा। ये हो गया आपका सदा नंद। ठीक। अब इस पर यदि आप इसको हलंत दे दीजिए तो इस पर आनंद, ये आनंद हो जाएगा। ठीक। अब ये आनंद जब द में जुड़ेगा, आज जब द में जुड़ेगा तो इससे हलंत हट जाएगा, तो ये सदा नंद हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसके पहले जस्त्व संधि, देखो यही कहते हैं करने के लिए, तो बैठी रहोगी बाबा जैसा। हो गया। तो अब देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ अन्य संधि, व्यंजन संधि में ही है संधि बहुत, व्यंजन संधि में ना बहुत सारे संधि हैं। ठीक है ना। अब आइए हम लोग देखते हैं अनुस्वार संधि। कौन सी संधि? अनुस्वार, है ना। ये है अनुस्वार संधि। ठीक है। अनुस्वार संधि, इसका जो सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है पता है कि नहीं? सूत्र है मो अनुस्वार,
ठीक है, सूत्र क्या है? मो अनुस्वार, ये सूत्र है। अब इस सूत्र के द्वारा क्या होगा कि पदांत यानी पद के अंत में यदि कोई म होगा, मो अनुस्वार का यदि आप स्पष्टीकरण करिए या इस सूत्र का अर्थ निकालिए तो क्या होगा? मो अनुस्वार है ना। तो मो अनुस्वारक मतलब ये हुआ कि जो म है ना, वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा ना। बात समझ आ रहा है ना कि नहीं? यानी कि पद के अंत में जहाँ पर म होगा वह म किस में परिवर्तित हो जाएगा? अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे यदि देखा जाए कि ये थोड़ा सा इसको बड़ा कर ही देता हूँ मैं, ये हिलता डुलता रहता है। फंस गया हो ये तो। देखिए, यदि इसके सूत्रार्थ की बात की जाए, है ना, तो सूत्रार्थ में क्या होगा कि यदि पद के अंत में म हो, क्या हो? म हो। यदि पद के अंत में म हो तो म का अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है? म का क्या हो जाएगा? हाँ, ऐसे बोलते रहो ना, तुम लोग बोलती नहीं हो। ठीक है ना। तो इसका मतलब देखिए, मो अनुस्वार यानी कि पद के अंत में यदि म हो तो उस म का किस में परिवर्तन हो जाएगा? अनुस्वार में हो जाएगा। ठीक। अब म के बाद कोई भी जो है कि व्यंजन हो सकता है। क्या हो सकता है? व्यंजन। यानी कि पहले पद के अंतिम में म हो और दूसरे पद के शुरुआत में कोई भी व्यंजन हो तो वो क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। अब इसको देखिए, ऐसे समझिए, इसको ऐसे समझ लीजिए, पदांत म, ठीक है। अब इसके बाद कोई भी व्यंजन वर्ण हो, ठीक ना, कोई भी व्यंजन वर्ण हो, ठीक। तो इस म का किसमें परिवर्तन हो जाएगा? अनुस्वार में, ठीक ना। ये क्या है? अनुस्वार है। तो अब इसकी एक नियम या जिसको आप परिभाषा भी कर सकते हैं, बना सकते हैं कि यदि पद के अंत में म हो और उसके बाद कोई भी व्यंजन वर्ण हो तो म का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा। ये इसका जो है कि एक चार्ट के माध्यम से प्रदर्शन हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसको उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जब तक उदाहरण नहीं होगा तब तक बात समझ में नहीं आएगी, ठीक ना। उदाहरण देखिए, ठीक। अब उदाहरण देखिए, जैसे ये हो गया सम धन हार, ये हो गया, क्या हो गया? सम धन हार। तो इस म की जगह क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो क्या बनेगा? ये अनुस्वार किस पर आ जाएगा? ह पर आएगा।
कि स पर आएगा, ये आ जाएगा इस पर, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, ये क्या हो गया, संहार, है ना। अब दूसरा उदाहरण ले लीजिए, जैसे समधन सार, ये क्या हो गया, समधन सार, तो क्या बन जाएगा ये, तो ये बन गया संसार हो गया, ठीक। अब एक और आप लोग खुद से करिए, तो कहाँ पे लिख दूँ मैं, बताना। ये हो गया, यहीं पे लिख दूँ मैं, चलिए। ये क्या है, क्या लिखा है, संगम लिखा है। तो इस संगम का संधि विच्छेद करना है, तो कैसे होगा बताना। सम, तो सम में ऐसे म रहेगा, हाँ, हलंत के साथ, ठीक। सम फिर प्लस गम, बात समझ में आया, क्या हो गया, ये संगम हो गया। अब इसी प्रकार एक और ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्या हो गया, अहंकार, ये क्या हो गया, ओंकार, न, ठीक है। तो इसका कैसे बनेगा, इसका कैसे बनेगा, अहंकार का, अहम, अहम धनकार, बहुत बढ़िया। इसका ओम धन, बहुत बढ़िया, यानी कि समझ में आ गया, है ना। यानी कि ये थोड़ा सा आसान था। तो व्यंजन संधि में सबसे कठिन क्या था, इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि, या आ गया था समझ में, जस्व संधि, झनाम जसवंते, आ गया समझ में, तब तो अच्छी बात है, तब तो सब समझ में आ रहा है। तो अब संधि में किसी प्रकार कोई दिक्कत होगा, क्यों जी, ए बच्चा, गणेश में किस प्रकार की संधि है, कौन सी संधि है गणेश में, बताओ जरा। गणेश में कौन संधि है, तुम बताओ अंकिता। मतलब तुम लोग पागल नहीं, तो स्तुत और एक वाला, इसको अब मैं मिटा दूं, मतलब तुम लोग देखी नहीं। हम जो है कि एक शॉर्ट ट्रिक भी बनाए हैं वीडियो का, वो क्या संधि को पहचानने का एक शॉर्ट ट्रिक भी बनाए हैं, जो स्वर संधि है मुख्य रूप से, जो दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यड़ है, अयादि है, इनका तो मैंने एक ट्रिक भी बनाया था। उसका शॉर्ट वीडियो भी होगा, लॉन्ग वीडियो भी होगा, दोनों है, तो देखी ही नहीं तुम लोग। यही होता है कि न पढ़िए तो दिक्कत हो जाएगा, न देखिए तो भी दिक्कत हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले संधि की तरफ चलते हैं। तोरली, क्या नाम है इसका, तोरली। इधर तो लाइट आ रहा होगा ना सर, थोड़ा सा आगे आ रहा है, थोड़ा सा आगे आ रहा है। चलिए अच्छा, अब अगले संधि की तरफ हम लोग चलते हैं। यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, तोरली संधि। कौन संधि, कौन संधि, अरे बोलो जी, तोरली, तोरली संधि। और तोरली संधि का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ। अब इसके सूत्र की यदि बात की जाए तो इसका जो सूत्र होगा क्या होगा, तोह ली, क्या होगा, तोह ली, यानी कि जो त वर्ग होगा ना। इस देखिए जो तू है, ये क्या हो गया, तू हो गया। इस तू का जब रूप चलाएंगे ना तो सप्तमी विभक्ति में इसका तो हो जाएगा, ठीक ना। तो ये क्या बन जाएगा आपका, तो हो गया, यानी कि तू ही, तू का मतलब त वर्ग,
बात समझ आ रहा है ना? तो इसका मतलब तू, ये तो का मतलब क्या हो गया? त वर्ग। अब ये जो त वर्ग होगा, ये जो त वर्ग है, त वर्ग किस में परिवर्तन हो जाएगा? हाँ, त वर्ग किस में परिवर्तन हो जाएगा? है ना? जब त वर्ग के आगे जब ल वर्ण आए, त वर्ग के आगे जब कोई ल वर्ण आए, लाइट आ रहा है, देखना जरा, यहाँ तक सही है? ल वर्ण आएगा तो इस त वर्ग की जगह क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा। यानी कि आप सीधा कह सकते हैं कि त वर्ग का किस में परिवर्तन? ल में परिवर्तन। ये इसका नियम है, ठीक है? त वर्ग किस में परिवर्तन? ल में परिवर्तन। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? जैसे उदाहरण एक आध ले लिया जाए, तब तो बात समझ में आए। उद्धन लेख, ये हो गया उद्धन लेख हो गया। उद्धन लाश भी कर सकते हैं, उद्धन लाश। इसके अलावा भी हो सकता है तद्धन ऋण भी हो सकता है। नहीं, क्या हो गया? तद्धन ऋण। देखिए अब ये त वर्ग में आता है कि नहीं? द ये त वर्ग में है कि नहीं है? है ना? तो ये इसकी जगह क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? हाँ, तो ये बन गया उ आधा ल, फिर पूरा ल, फिर ख। ये क्या बन गया? उल्लेख। इसी प्रकार से इसका क्या बनेगा? इसका तुम बताओ इसका क्या बनेगा? उद्धन लाश में उल्लास हो जाएगा। बहुत बढ़िया, उल्लास हो गया। इसका बताओ तद्धन लीन का, तद्धन लीन का क्या होगा? काहे नहीं आ रहा है? एकदम जो है कि मूर्ख हो। अरे इस द की जगह क्या हो जाएगा? तो ल कौन सा होगा? पूरा कि आधा? आधा हो गया। फिर ये पूरा ल है, ई का मात्रा है, लीन हो गया, और ये हो गया। अब इसको सही से लिख लो तो ये क्या बन गया? क्या हो गया? ये तल्लीन हो गया। तो यही चीज़ नहीं आ रहा है? अभी से आया? इतना आसान है कहो, बहुत कठिन उदाहरण से मैं नहीं बता रहा हूँ कि हाँ चलिए बहुत कठिन है, नहीं आ रहा है। अब इसमें क्या, जैसे उल्लेख का कह दे तो उद्धन लेख ये हो जाएगा, और उल्लास का उद्धन लाश। अच्छा, उल्लास का एक और भी विच्छेद हो सकता है, उद्धन लाश, है ना? उद्धन लाश, उद्धन लेख, उल्लेख, है ना? तो वो किस में चला जाएगा? नहीं, वो कौन संधि वो कौन संधि कहलाएगी फिर? बताओ कौन संधि होगी? वो पढ़ा दिया गया है ना? अब मैं इसको मिटा रहा हूँ पूरा। लिख लिए हैं आप सब लोग? लिख ली हो? मिटा दूँ? अब इसके बाद है ये हिल डुल जा रहा है ना, इसको मैं यहीं पर ऐसे कर दूं तो भी हिलेगा ना? ये स्टैंडर्ड हिल जा रहा है, कमज़ोर हो गया है ना? वो बेचारा खाता पीता नहीं है लग रहा है। इसको थोड़ा सा मजबूत करना कल, समझी? खिला पिला के। हम क्या खिलाएं? अच्छा, इसको मैं मिटा दूँ ना? चलिए अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। एक संधि और है, क्या नाम है इसका? चर्तो संधि। क्या नाम है? चर्तो संधि। और हाँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें,
नहीं तो मैं इसको मिटाऊं। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। व्यंजन संधि आसान है कठिन है वो स्वर संधि से? आसान है, बस इसका नियम बहुत ज़्यादा है ना, तो संधि भी तो ज़्यादा है। अब देखिए स्वर 9 है, अब व्यंजन कै ठो है कि नहीं? तो कल वाला वो चीज़ याद हुआ कि नहीं? क्यों? महास्वर सूत्र याद हुआ? ये जन्म में याद हो जाएगी नहीं? तो लोग के पहले ये बतावा। याद हो जाएगा। याद हो जाएगा? हाँ, काहे नहीं? कब तक याद होगा? जरा ये भी बता देना कि कब तक याद होगा। आइए अब हम लोग चलते हैं, एक और संधि है, फिर इसके बाद हम लोग विसर्ग संधि पे चलेंगे। चर्तो संधि, क्या नाम है इसका? इसका क्या नाम है? चर्त्व संधि। क्या है ये? चत्व नहीं, चर्त्व। क्या क्या है ये? चर्त्व बोलो। न चत्व नहीं, चर्त्व। चर्त्व ना, तत्व नहीं। ये तो तुम्हारा उच्चार बहुत गलत होता है। उस पर देखो रेफ लगा कि नहीं? र पर ये व पर रेफ लगा है, र की बात जो है, तो पहले र आता है फिर वो आएगा। पहले क्या आएगा? र आएगा, फिर क्या आएगा? व, है ना? तो ये जो तुम्हारा है, ये जो तुम्हारा है, तो ये इसी व के साथ त है ना, व के साथ त है, ठीक ना? तो व के साथ त है, लेकिन इन दोनों को पहले रेफ लगा हुआ है, तो उसको क्या पढ़ेंगे? तो पहले च होगा, फिर आधा र होगा, फिर आधा त, फिर व होगा, ऐसे पढ़ेंगे ना। तो चरत्व, क्या? हाँ, चर, ऐसे च र त व ऐसे कहो। हाँ, तो अब उसको कहो चरत्व। हाँ, ये चीज चरत्व होगा, यही नहीं कि चत्व होगा, है ना? चरत्व होगा ये चीज। अब इसका देखिए सूत्र क्या है? इसका सूत्र है खरिच। क्या नाम है सूत्र का? खरिच। खरिच होता है कि खरिच होता है? क्या होता है? खरिच, है ना? ये खरिच में ये देखिए आपका ये वाली मात्रा रहेगी, ठीक है? इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ये यहाँ पर ये क्या लिखा है? खरिच, है ना? इसको खर्च भी कर सकते हैं, ठीक है? तो खर्च, ये क्या हो गया? खर्च। तो ये जो हो गया चर्तो संधि का ये सूत्र है खर्च, ठीक है ना? अब इसका नियम समझिए, ठीक है ना? खरिच, तो इसमें देखिए दो चीज है। खरिच मतलब खर प्रत्याहार हो गया, ठीक ना? क्या हो गया? ये खर प्रत्याहार हो गया। तो ये चर्तो संधि में इसमें क्या होता है कि वर्गों का क्या होता है? इसमें वर्गों का प्रथम वर्ग, क्या? वर्गों का वर्ण ना? तो कौन कौन सा प्रथम वर्ण है? और च और ट और त, फिर प, सब पे क्या रहेगा? हलंत हो जाएगा। कु चु टू तु पू, याद है कि नहीं? हाँ, याद है ना? कु चु टू तु पू। तो इसमें ये होगा वर्गों का प्रथम वर्ण, ठीक है? अब इसके बाद देखिए खरिच। तो खरिच में जो खर वर्ण है, तो खर वर्ण में क्या क्या होते हैं? खर वर्ण में ये खर क्या प्रत्याहार है ना? खर वर्ण में कौन कौन से होंगे? दूसरा और पहला वर्ण, दूसरा और पहला वर्ण, ठीक ना? खर वर्ण में कौन कौन से वर्ण होंगे? प्रत्येक वर्ण का दूसरा और पहला। अब नियम देखिए क्या कहता है कि झल वर्ण के बाद, किसके बाद? हाँ, ध्यान समझिएगा,
कि झल वर्ण के बाद यदि कोई भी खर वर्ण आए, ठीक है ना, कोई भी खर वर्ण आए तो इस झल वर्ण की जगह, किसकी जगह, इस झल वर्ण की जगह आदेश होगा। किसका आदेश होगा? तो ये आदेश हो जाएगा चर वर्ग का। किसका? चर वर्ण का आदेश होगा। बात समझ आया? ये थोड़ा सा समझने की बात है, ध्यान समझना कि झल वर्ण के बाद यदि कोई भी खर वर्ण, यानी कि झल का मतलब समझ रहे हैं ना, पांचवा छोड़ दीजिए, चौथा तीसरा दूसरा पहला। और खर वर्ण का मतलब दूसरा और पहला। जब झल के बाद यदि कोई भी खर वर्ण आएगा तो इस झल की जगह चर वर्ण का आदेश हो जाएगा, ठीक ना। अब चर में कौन कौन से आएंगे, कौन कौन से वर्ण आएंगे चर में, बताइए। बताओ चर में कौन कौन से आएंगे? लिखना पड़ेगा क्या फिर से महसूस सूत्र? बताओ। देखो अ इउड़ ऋऋक एवं यहुच, यहाँ अच तक तो छोड़ दिए, सब स्वर हैं। फिर हाइवरट से चलते हैं। हाइवरट है ना, हाइवरट हो गया। फिर उसके बाद लड़ यमंगन्नम, फिर झबई है ना, घड़दस जबगड़दस। फिर उसके बाद जबगड़दस के बाद खप छटत चटतऊ कपई ससर हल, यही होगा। तो खर में कौन कौन से आएंगे वर्ण? चर में महसूस हो तो उसके लिए लिखना पड़ेगा। देखिए चर में जो आपका आएगा खप छठत चटतौ में जाइए ना, खप छठत चटतौ में, उसी में च आ रहा है ना, खप छठत चटतौ। चर है, कहाँ गया चर हो, ये चर। तो चर में देखिए कौन कौन से आ जाएंगे। तो चर में च से लेकर के र तक, तो र कौन सा, ससर के र तक है ना। तो इसमें ये आपका उसमी वाला भी आ जाएगा और इसी में आपका आ जाएगा ट त और क प ना। देखिए कौन कौन से आएंगे, ट त क प। फिर ये उसमी व्यंजन, उसमी वाले श, फिर स, फिर स, ये आएंगे। तो ट आ गया, त क प। देखिए सब पहले वर्ड ही है ना, ट पहला है, त पहला है, क पहला और प पहला है। अब बाकी ये उसमें वाले क्या हो गए, व्यंजन हो गए। तो ये चर प्रत्याहार के और चर वर्ण में ये सब आएंगे। यानी कि कह सकते हैं ये पहला वर्ण ना, पहला वर्ण और प्लस उसमी, ठीक ना, पहला वर्ण और उसमें आ जाएंगे। अब इसको एक हम लोग उदाहरण के माध्यम समझते हैं, ठीक है। जब तक उदाहरण नहीं रहेगा तब तक बात समझ में नहीं आएगी। तो अब एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, जैसे दिग्धन पाल। क्या हो गया, दिग्धन पाल। कहाँ गया एक ठो, हाँ ये देखिए दिग्धन पाल, ठीक। अब ये देखिए ग कौन सा है, तीसरा वर्ण है। तो ये झल है कि नहीं है, ग तीसरा है तो झल है कि नहीं है, झल है। जब झल है तो इस झल की जगह अब ये देखिए ये आपका जो इसके बाद आया है प आया है, ये आपका खर में है कि नहीं है, जो प वर्ण आया है ये ख में है कि नहीं है, खर वर्ण है कि नहीं है। खर वर्ण देखो ना जी, दूसरा पहला लिखा है ना। तो प किस में है, पहले में है, तो ये खर वर्ण हो गया। तो इसका मतलब कि ये अब आपका यानी कि झल के बाद यदि खर वर्ण आता है तो इस झल वर्ण की जगह चर वर्ण का क्या होगा, आदेश होगा। तो इस ग का आदेश किस में हो जाएगा, चर में होगा। तो चर में कौन कौन से आ रहे हैं, देखिए अब ये जो ग है ये किस वर्ग में जाएगा, क के वर्ग में आएगा कि त के वर्ग में कि ट के वर्ग में कि प के वर्ग में, क के वर्ग में आएगा। तो ये क हो गया, क्या हो गया, क हो गया। अब इसके पहले ये दी है, फिर ये पाल है। अब इसको जोड़ दीजिए, अब आप आधा हो गया क, ये हो गया पाल, क्या बन गया ये, दिक्पाल। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया बात समझ में, ठीक। एक और उदाहरण ले लेता हूँ, इसी के साथ फिर आज का क्लास भी समाप्त हो जाएगा। सतधन कार को ले लेते हैं हम लोग, ठीक ना। किसको, सतधन कार। अब ये देखिए द किस में है, इस त वर्ग में है, द किस में है, त
त वर्ग में है, तो अब इसकी जगह आदेश किसका हो जाएगा? त का ही होगा। किसका होगा? त का हो जाएगा। तो त किसके साथ? हलंत के साथ। ठीक है, तो अब इसके पहले स हो गया और ये कार हो गया, तो अब ये क्या बन गया? सत्कार। ठीक है, तो ये है इसका चर्त्व संधि का नियम और ये सूत्र है खर्च। क्या है ये? हाँ, सूत्र है ये खर्च। ठीक, अब इसका नियम क्या है एक बार से मैं रिवीजन कर देता हूँ। डंडा कहाँ गया भैया? ये डंडा मारने के लिए नहीं है जी। हाँ देखिए, तो चर्त संधि में इसका सूत्र जो है खर्च है ना। तो इसमें वर्गों का प्रथम वर्ण, चर्त संधि मतलब वर्गों का प्रथम वर्ण देखिए यही है, क च ट त प। अब यही देखिए चर वर्ण है, कहाँ गया? यही दिखा है ना, क फिर ट त और ये प, एक ठो च जो छूट गया है ना। चर में च को भी दिया जाएगा ना, यही तो छूट गया हमसे, इसमें च को भी दिया जाएगा क्योंकि ये आपका च हो गया। कहीं भी लिख दीजिए च, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये हो गया। ठीक, वर्गों का प्रथम वर्ण क च ट त प हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए अब क्या नियम है कि जब झल वर्ण के बाद, किसके बाद? झल वर्ण। झल वर्ण मतलब पचवा छोड़ दीजिए तो सब हो जाएंगे ना। तो झल वर्ण के बाद यदि खर वर्ण आए, खर का मतलब दूसरा और पहला आए, तो इस झल वर्ण की जगह चर वर्णों का आदेश हो जाएगा। अब चर वर्ण में कौन कौन से आएंगे? प्रत्येक वर्ग का जो पहला वर्ण और प्लस उसमें व्यंजन आ जाएगा। ये हलंत के साथ रहेगा। यहाँ मैं हलंत नहीं दिया हूँ ना, ये सब हलंत रहेंगे। यहाँ पर भी हलंत, यहाँ पर भी हलंत, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए एक उदाहरण हो गया जैसे दिग धन पाल। तो ये जो ग है वो किस में है? ये झल में है। और ये प जो है किस में है? खर में है। तो इस झल की जगह आदेश हो गया चर का, तो ये हो गया ग की जगह क हो गया। उसी प्रकार से सदकार में देखिए तो सतधनकार, तो इसमें ये द किस में है? झल में है। और ये जो क है वो किस में है? खर में है। तो इस द की जगह किसका आदेश हो गया? चर का, यानी कि झल की जगह आदेश हुआ चर का। और यह द जो है किस में परिवर्तन हो गया? त में। तो ये हो गया सत्कार। बात समझ आया?